महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनकी स्मृतियों को त्रिमान वंदन करता हूं। आप सभी लोगों को अभिवादन करता हूं और बामसेफ ने मुझे आज आपके समक्ष अपनी बात रखने का जो मौका दिया है, उनके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। विषय आज का जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी संबंधित है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि बहुत ही चर्चा का विषय बना रहा इस बीच में, जो अभी एक्ट का स्वरूप भी ले चुका है, यानी पॉलिसी का स्वरूप ले चुका है और उसको कार्यान्वित करने का जो पहल है वो केंद्रीय सरकार के माध्यम से शुरू किया जा चुका है। हमारे देश के अंदर में ग्रैंड यूनिवर्सिटीज की जो परंपरा है ये पुरानी है। हम सब जानते हैं तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये नाम अक्सर आते हैं। तो यूनिवर्सिटीज से हम लोग अभिज्ञ नहीं रहे हैं। ब्रिटिश जब यहां पर आए तो उन्होंने 1857 में पहली 3 विद्यापीठ तैयार की। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर में, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंदर में और मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर में 3 विद्यापीठें उनके माध्यम से तैयार हुई। और आजादी के समय तलक के आते आते कुछ 21 विद्यापीठ भारत के अंदर में तैयार हुए। 450-500 के करीब करीब कुछ कॉलेजेस तैयार हुए। लेकिन ब्रिटिश जब आए तो उनका रोल कुछ और था। और भले ही एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का मासिफिकेशन हुआ, यानी मासेस के लिए एजुकेशन ओपन होना शुरू हुए, जो बहुसंख्य, जिसे हम लोग मूल निवासी कहते हैं, जिसे आज हम लोग अनेक प्रकार से अनेक नामों से जानते हैं, वो सबका सब जो है इन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के क्षेत्रों से बाहर ही रहा या मार्जिन पर ही रहा। बहुत कम गिने चुने लोग हैं जो इन एजुकेशन सिस्टम के तहत जो है, जिनका एजुकेशन हुआ, जो आगे बढ़ सके। यानी आश्चर्य की बात यह है कि ब्रिटिश सरकार जो कि दुनिया में छाई हुई है, जो कि दुनिया के ऊपर में अपना परचम लहराई हुई है, यहां की जाति व्यवस्था से हार जाती है और जिस मासिफिकेशन को लेकर वो बात करती है, जिस एजुकेशन को मासेस तरह के ले जाने का बात करती है, उस एजेंडा में ही वो फेल हो जाती है। Why? Because the higher caste do not want the lower caste into the classes. और ये सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम, जिसको हम लोग मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कहते हैं वहां भारत के अंदर का, वो जियोपार्डाइज हो जाता है, वो रैंसम लिया जाता है जाति व्यवस्था के माध्यम से। दैट वाज व्हाट ब्रिटिश पीरियड तलक का बात है। बहुत कम समय पे कुछ हुआ, स्कूलें तैयार हुई। यस, महात्मा फुले ने सबसे पहले जो है लोअर कास्ट, जिनको हम लोग जानते हैं, उनके लिए 48 में या 48 से जो है स्कूलों की मुहिम शुरू हुई और उसके माध्यम से उन्होंने कई समय पर ब्रिटिश सरकार के समक्ष जो है मेमोरेंडम्स लाए, हंटर कमीशन के सामने मेमोरेंडम लाया वगैरह वगैरह। ये सारा जो चीजें हैं, ये इतिहास आपके समक्ष है। आज की तारीख में हायर एजुकेशन के अंदर में बहुत बदलाव हुए। आजादी के बाद में नया कमीशन बैठा, 48 के अंदर में नया कमीशन बैठा, जिसको हम लोग राधा कृष्ण कमीशन कहते हैं। उसके बाद में कोठारी कमीशन बैठा है 86 के अंदर में, और फिर 86 के अंदर में 86 के बाद में वापस से रिवाइज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 92 के तहत फिर से बैठक हुई। 94 में फिर से बदलाव हुए और फिर फाइनली 2005 में फिर से मनमोहन सिंह के रेजिम के अंदर में नेशनल नॉलेज कमीशन बैठा।
उसके बाद में फिर से एक छोटी कमेटी जिसको यशपाल कमेटी के नाम से जाना जाता है 2009 में बैठी। ऐसा एक संपूर्ण क्रम चला जिसके तहत जो है भारत के अंदर में शिक्षा नीति क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर में चर्चा हुई और उसकी जो है एक बैठक जो लगाई गई। तो आमतौर पर अगर हम लोग भारत के अंदर में शिक्षा को देखते हैं या उसकी व्यवस्था को अगर देखते हैं तो कुछ इस प्रकार नजर आता है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एक क्रम है जो नॉन अफिलिएटेड टाइप का काम करती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। वहीं दूसरी तरफ में स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। ये स्टेट यानी जो सरकारी क्षेत्र के माध्यम से तैयार की हुई यूनिवर्सिटीज। वहीं तीसरी तरफ में अभी जो है इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और लॉ, इनसे रिलेटेड भी इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज आना शुरू हो गई हैं, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस आना शुरू हो गए हैं। सो देयर इज ए टेक्निकल बोर्ड जो है, टेक्निकल बोर्ड टेक्निकल बाजुओं को संभालता है या टेक्निकल एजुकेशन को संभालता है। तो इंजीनियरिंग के तहत आईआईटीज तैयार हुए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संरचना हुई, उसके बाद में पॉलिटेक्निक्स की संरचना हुई और आईआईटी के एजुकेशन, आईटीआई के एजुकेशन की संकल्पना सामने आई। तो ये एक जो है, ये पूरी की पूरी एक जो जिसको हम लोग कहते हैं उत्तरंड जो है, जो एक व्यवस्था जो है वो लगाई गई। स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ऐसी एक व्यवस्था रही। और इस व्यवस्था के तहत यह हुआ कि यूनिवर्सिटीज जो है ब्रिटिश का, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ब्रिटिश जो व्यवस्था है वो एफिलिएटिंग सिस्टम की व्यवस्था है। यानी कि पहले जो यूनिवर्सिटीज काम करती थी वो सिर्फ और सिर्फ कॉलेजेस को अफिलिएशन देती थी, डिग्री प्रदान करती थी और एग्जामिनेशन लेती थी। उनके अपने डिपार्टमेंट्स नहीं हुआ करते थे। बाद में ये जो है अपने डिपार्टमेंट्स को लेकर यूनिवर्सिटीज आना तैयार हुई और फिर ये जो यूनिवर्सिटीज हैं आजादी के बाद में इसको ये देखा गया कि दे शुड कंट्रीब्यूट इन नॉलेज बिल्डिंग। रिसर्च के अंदर में उन्होंने कंट्रीब्यूट करना चाहिए, नॉलेज बिल्डिंग के अंदर में उन्होंने कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और इस तरीके से ये व्यवस्थाएं सामने हुई और आज नतीजन ये है कि हमारे पास में 950 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें कि आधी यूनिवर्सिटीज ये सरकारी यूनिवर्सिटीज है और आधी यूनिवर्सिटीज जो है वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। सो आज के दौर तलक के हम लोग अगर आ रहे हैं तो 950 यूनिवर्सिटीज के अंदर में आधी यूनिवर्सिटीज जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है। हमारे पास में टोटल कॉलेजेस जो हैं वो 40,000 के करीब करीब है पूरे देश के अंदर में। और इसमें से 77% यानी 77% जो कॉलेजेस हैं वो प्राइवेटली मैनेज्ड कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मैनेजमेंट के कॉलेजेस, राइट। और 64% जो कॉलेजेस हैं वो अनएडेड कॉलेजेस है, यानी कि जिनको सरकार का एड नहीं मिलता है। 64% यानी कि कंप्लीटली प्राइवेट कॉलेजेस। और हमारा अभी जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है वो 26% है 18 से 23 साल के उम्र के बच्चों को लेकर। तो कुछ इस तरीके की एक अभी व्यवस्था हमारे सामने नजर आती है। और जब हम लोग आज के दौर पर इस व्यवस्था को देख रहे हैं तो हमको एक साफ तौर पर नजर आता है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ में जो है ये एजुकेशन हमेशा से बढ़ा हुआ है। आज के दौर पे खास करके पोस्ट 90s जो है ये प्राइवेटाइजेशन का ज्यादा अधिक तरीके से जो है पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि 90 के पहले प्राइवेटाइजेशन नहीं था एजुकेशन के अंदर, गलत कहते हैं। एक्चुअली भारत के अंदर में कॉलेजेस की जो संकल्पना ब्रिटिश पीरियड से लेके अब तक की जो है वो मैनेजमेंट रन कॉलेज एजुकेशन की है, जो कि प्राइवेट होता है। उन्हें सरकार अनुदान देती है लेकिन मैनेजमेंट उसका जो होता है वो प्राइवेट होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ना तो हम पूरी तरीके से प्राइवेट हैं और ना ही हम पूरी तरीके से सरकारी हैं। हम आधे में कहीं तो भी ये एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी फंस के रह गई। और ये जो हाफ हार्टेड जो पॉलिसी हम लोग चलाएं उसका नतीजा ये हुआ कि बाय एंड लार्ज इन सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर में अगर हम लोग जाति व्यवस्था के समाज के बारे में अगर बात करते हैं तो कंट्रोल कुछ विशिष्ट जातियों का अधिकतर रहा शुरुआती पीरियड में। अभी 2 जनरेशन हम लोग सिर्फ देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर में हमारे बच्चे जाते हुए नजर आते हैं। और जब से ये 2 जनरेशन से हमारे बच्चे जाते हुए नजर आ रहे हैं, अचानक से यूनिवर्सिटी और पूरे एजुकेशन की व्यवस्था ही कोलैप्स हो गई है, ऐसा सुनने में मिलता है। एजुकेशन का ग्रेडेशन
यानी जो जिसको हम लोग कहते हैं कि उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी खराब हो गई है। आमतौर पर आजकल हम लोग यही बात करते हैं, क्वालिटी खराब हो गई है, क्वालिटी खराब हो गई है। कौन है ये बात करता है जो क्वालिटी खराब हो गई? कब थी क्वालिटी अच्छी? क्या उसके पहले क्वालिटी अच्छी थी? आप मुझे बताइए, कितना रिसर्च हुआ, क्या इजाद किया आपने यहां पर? 1990 तक के एक सर्वे हुआ, नहीं 2001 का बात है, सर्वे हुआ इंडिया का कंट्रीब्यूशन हायर एजुकेशन में कितना है रिसर्च को लेकर, तो 1% से भी कम। दैट इज व्हाट आवर नॉलेज कंट्रीब्यूशन इज। तो तथाकथित जो लोग वहां पर ज्ञानी गुणी, जन्म से जो ज्ञानी गुणी हैं, वो जाकर बैठे, सारे पद उन्होंने ले लिए, सारी एंट्रियां उनकी, मेरिट का नाम वो लेते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन क्या है नॉलेज लेवल पर? 1% से भी कम। So this is what our education system, and we have fallen prey to this argument. We have fallen prey to this argument that the education system has gone down. It never was up. वो हमेशा से ही बुरा था। हमारे जाने से सिर्फ उसके अंदर में जो है वो, जिसको हम लोग कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर में अभी हम लोग डाइवर्सिटी देखते हैं। यूएस के अंदर में बड़ी डाइवर्सिटी का बात होता है, बड़े बड़े फोरम पर से लोग डाइवर्सिटी के मामले में बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल डाइवर्सिटी अगर आपको देखनी है तो अभी डाइवर्सिटी आप हमको यूनिवर्सिटीज के अंदर में दिखाई देती है, जहां पे ओबीसी का बच्चा है, शेड्यूल्ड ट्राइब का बच्चा है, शेड्यूल्ड कास्ट का बच्चा है, एनटी, वीजे, ये सब जो बच्चे हैं वो आपको यूनिवर्सिटीज के अंदर में अब दिखाई देते हैं, थैंक्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन पॉलिसी। ये सब मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये एजुकेशन पॉलिसी ये सब बात नहीं करता है। सो लेट अस कम डाउन टू द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ टुडे। क्या करना चाहता है ये एजुकेशन पॉलिसी? जो लोग बना रहे हैं वो हमारे सामने एक कंटेक्स्ट तैयार कर रहे हैं। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है, चौथा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने वाला है। व्हाट इज दिस चौथा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? आपको मालूम है? लेकिन वो बात करते हैं चौथा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने वाला है। ये चौथा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बेसिकली हाई एंड टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन है, जिसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजीज। और ये जो कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में हो, ये सारे हाई एंड टेक्नोलॉजीज जो हैं, ये हाई एंड टेक्नोलॉजीज के मिश्रण के माध्यम से, बायोटेक्नोलॉजी के मिश्रण के माध्यम से नए इकोनॉमी का, नए इंडस्ट्री का जो है आगाज होने वाला है। और उसके लिए अभी हमको बच्चों को तैयार करना, यूनिवर्सिटी एजुकेशन इसलिए देना है, इस कंटेक्स्ट का वो बात करते हैं। और इसीलिए यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर में पूरी तरीके से जो है चेंजेस लाना, उसको ओवरहॉल करना, इसके मामले में वो बात करते हैं। तो क्या बात करना चाह रहे हैं? मैं आई स्टिक टू ओनली हायर एजुकेशन, क्योंकि मेरे पास में उतना भी समय नहीं है कि मैं दूसरे स्कूल एजुकेशन के मामले में बात कर सकूं। सो आई स्टिक अप विथ हायर एजुकेशन। सो हायर एजुकेशन को लेकर क्या कहते हैं? हायर एजुकेशन को लेकर वो कहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज का जो सिस्टम है वो अधिकतर बच्चों को कैटर नहीं कर रहा है। जिस प्रकार का एफिलिएटिंग सिस्टम है वो बहुत सारा अडंबर तैयार करता है, लेकिन एक्चुअली बच्चों को कैटर नहीं करता है जितना उन्होंने करना चाहिए। इसीलिए उसको ऑप्टिमाइज करने का जरूरत है, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करने का जरूरत है। तो फिर उन्होंने क्या क्या इजाद निकाला है? सो द पॉलिसी सॉल्यूशन दैट दे हैव कम अप विद इज कि हम लोग यूनिवर्सिटीज को 3 लेवल में डिवाइड करेंगे। कॉलेज या एफिलिएटेड कॉलेज सिस्टम बर्खास्त किया जाएगा। देयर विल बी नो एफिलिएटेड कॉलेजेस। हम लोग अभी ब्रिटिश सिस्टम से निकल के अमेरिकन सिस्टम में जाएंगे। तो क्या सिस्टम रहेगा? सिर्फ यूनिवर्सिटीज होगी। ये सारे के सारे जो हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कहलाई जाएगी। और ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस 3 स्तरों पर होगी। पहला, ऊपर का जो सब नंबर 1 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो रिसर्च पर फोकस करेगा और थोड़ा सा कम लेवल पर टीचिंग पे फोकस करेगा। दूसरा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो बीच के स्तर पर जो होगा वो टीचिंग और रिसर्च दोनों पे करेगा। और जो तीसरा लेवल का जो होगा वो अधिकतर टीचिंग पे करेगा, रिसर्च पे कम करेगा। कुछ इस तरीके का उनका एक अंदाजा है।
तो उसके लिए वो क्या करेंगे? तो उनका कहना यह है कि मिनिमम 5,000 स्टूडेंट का एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो अभी आपके गांव के अंदर में जो कॉलेजेस हैं, जो 100 और 200 बच्चों को कैटर करते होंगे, वो सबके सब बंद हो जाएंगे। और अगर बंद नहीं होंगे तो उनको कहीं तो भी क्लब कर दिया जाएगा, क्लस्टर तैयार किए जाएंगे। और ये क्लस्टर के तहत जो है हमारी जो मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी की कल्पना होगी। आप इमेजिन करिए, एक उसमें एक आधा कॉलेज होगा और ऐसे 2-4-5 गांव उसके समीप के जिसमें कॉलेजेस नहीं होंगे, तालुका प्लेस पे कॉलेज होगा, 45 किलोमीटर का अंतर होगा, उसको क्लब किया जाएगा। अजीब तरीके की व्यवस्था है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि आप सोच क्या रहे हैं, आप किस तरीके से क्लस्टर बनाएंगे। तो ये क्लस्टर नहीं बनने वाला है साहब, ये कॉलेजेस बंद होंगे। जहां पे क्लस्टर बन सकते हैं वही क्लस्टर बनेंगे, बाकी सब बंद हो जाएंगे। कुछ इस तरीके की व्यवस्था तैयार करने का जो एक बात है वो होगा। अब ये जो क्लस्टर्स रहेंगे, जहां पर भी रहेंगे वहां पर बच्चों को जाना पड़ेगा, मल्टी फैकल्टी एजुकेशन लेना है उनको। अभी अगर पॉलिसी अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो वो कहते हैं कि लिबरल एजुकेशन का बात करेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लिबरल एजुकेशन का बात करेंगे, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? आप ये क्लस्टर कॉलेजेस जो 2-4-5 किलोमीटर के अंदर में फैला हुआ है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बच्चे ने इस कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, दूसरा वहां पे जाके मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, फिर वापस से कहीं से साइकिल जुगाड़ करके जो है फिर इधर आके हिस्ट्री पर यानी पॉलिटिकल साइंस पढ़े? क्या, किस प्रकार की व्यवस्था का बात कर रहे हैं? किस प्रकार के लिबरल एजुकेशन का बात कर रहे हैं? लिबरल एजुकेशन का मतलब यह है कि अब ये जो स्ट्रिक्ट स्ट्रीम्स जो हैं, जैसे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ये जो स्ट्रिक्ट स्ट्रीम्स हुआ करती थी, ये वैसी अभी नहीं रहेगी। कोई भी बच्चा कोई भी विषय ले सकेगा। तो अगर वो बच्चे को उसको अगर ग्रेजुएशन करना है, 4 साल का ग्रेजुएशन का प्रपोजल है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी, सर हैं इंगोले सर यहाँ पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको इंट्रोड्यूस करने का बात किया हुआ है ना, और ये 4 साल का जो है ये प्रोग्राम ये लोग दे रहे हैं, 4 साल का डिग्री। लोग अभी 3 साल का नहीं पचा पा रहे हैं, ये 4 साल का डिग्री देना चाह रहे हैं। और इसमें पहला साल में सर्टिफिकेट बांटेगा, दूसरा साल में डिप्लोमा बांटेगा, तीसरा साल में कोई हायर डिप्लोमा बांटेगा, चौथा साल में डिग्री देगा। फाइनली अगर आपके बच्चे को अगर पढ़ना है तो पूरा 4 साल कंप्लीट करेगा तब डिग्री मिलेगा, राइट। और ये डिग्री लेने के लिए उसको एक मिनिमम, जिसको हम लोग कहते हैं कि क्रेडिट्स कमाने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट्स कमाने पड़ेंगे। तो ये वो जो पॉइंट्स हैं वो ऑनलाइन बोलो या क्लासरूम में जाके बोलो, वो अपने कोर्सेज के लिए अप्लाई करेगा और वो क्रेडिट जमा करेगा, और ये क्रेडिट बैंक में जाके जमा होगा। वो कह रहे हैं कि हम लोग क्रेडिट बैंक तैयार करेंगे। बड़ी काल्पनिक, आपको हैरी पॉटर टाइप का नहीं फील हो रहा है थोड़ा सा, है ना? तो एक क्रेडिट बैंक तैयार होगा और उस क्रेडिट बैंक के अंदर में ये बच्चे के क्रेडिट जमा होंगे, और जब वो मिनिमम क्रेडिट रिक्वायरमेंट जब उसने कंप्लीट करेगा तब उसको वो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या फिर डिग्री मिलेगी, राइट। सो देयर इज नथिंग लाइक कि हाँ इस बार फर्स्ट ईयर किया, इस बार सेकेंड ईयर किया, इस बार थर्ड ईयर किया और निकले भाई, वैसा नहीं है। वो अपनी मर्जी से आप करो, अपने हिसाब से करो टाइप्स। सो ये जो कैजुअलाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं, लेबर के अंदर में तो कैजुअलाइजेशन हो गया, अब एजुकेशन के अंदर में कैजुअलाइजेशन का बात हो रहा है, राइट। तो आप जानिए कि जब आप एजुकेशन के अंदर में कैजुअल सिस्टम लाने का बात करेंगे, उसका सफरर सबसे ज्यादा कौन होगा? जो भूख से मर रहा है, जिसकी जरूरत है सबसे पहले यह है कि मुझे नौकरी लेनी है, छोटी मोटी कुछ भी हो, उसके लिए वो एजुकेशन सैक्रिफाइस कर देगा भाई। सबसे पहला अगर कोई चीज यहां पर अगर सैक्रिफाइस होता है तो वो एजुकेशन है। लड़कियों को ब्याहने के लिए एजुकेशन सैक्रिफाइस करना पड़ता है, दूसरे घर में भेजना है, धर्म है, कस्टम है, ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन के चलते हम उसके हाथ से क्या छीनते हैं? उसका एजुकेशन छीनते हैं। सबसे पहला अगर कोई चीज छीनी जाती है तो उसका एजुकेशन है। एंड लेट मी टेल यू, अभी भी इस देश के अंदर में एजुकेशन के साथ में उसके बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं। यानी अगर आप आईआईटी से पास हो रहे हैं तो आपके चांसेस एक अच्छी मोटी सैलरी वाले जॉब के ज्यादा से ज्यादा हो जाते हैं।
अगर आप आईआईएम से मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपके चांसेस अच्छी नौकरी लेने के ज्यादा होते हैं। वही अगर मुफस्सिल कॉलेज से अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उतने ही चांसेस कम होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली चांस जो है वो आपका एजुकेशन के साथ में जुड़ा हुआ है, एजुकेशन के बाहर नहीं है। So, education is probably one of the most important instrument of livelihood in this country. और चूंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है लाइवलीहुड का, ये जो एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो हैरी पॉटर टाइप का काम करने का कोशिश कर रही है, जो मैजिकल वैंड से हमको, जिसको हम कहते हैं आभासी दुनिया दिखाने का कोशिश कर रही है, वो हमारे लिए घातक है। इसको बहुत, you should take it with a pinch of salt, not just a pinch of salt, with a spoon of salt. That is what I will say. इसको परख के देखिए। लेकिन अब दिक्कत यह है कि पॉलिसी तो बन गई है, पॉलिसी बन गई है, इंप्लीमेंट होगी, हमारे पास में कोई दूसरे ऑप्शन बचे नहीं। सो व्हाट डू वी हैव टू डू इज अ बिग क्वेश्चन। सो लेट मी कम आउट टू सम अदर स्टफ्स। अपॉइंटमेंट्स, ये दूसरा एक और ये पॉइंट लेता हूं और फिर उसके बाद में विल कम डाउन टू सम क्रिटिकल एरियाज। अपॉइंटमेंट ऑफ फैकल्टीज, ये तो अभी तक के तो हम लोग बच्चों को लेकर बात कर रहे थे कि उन्हें डिग्री कैसे मिलेगी। वो कहते हैं कि अपॉइंटमेंट जो होगी वो फेयर होगी और क्वालिटी बेस्ड होगी। वापस से क्वालिटी का बात आया है। आप ध्यान में रखिए, जब जब भी मेरिट का बात हुआ है तब तब धोखा ही हुआ है। ये मेरिट जो है ना, इस देश के अंदर में मेरिट का नाम लेने का मतलब है कि आपको उस सिस्टम से बाहर रखना। ये मेरिट को आप हमेशा यू हैव टू वेरी क्लियर। बहुत सारा लोग जो है कॉर्पोरेट बहाव में इतना बह चुका है, उनको ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट यहां का जो है वो बहुत मेरिटोरियस कॉर्पोरेट है और वहां का सारा जो स्ट्रक्चर है बड़ा मेरिटोरियस होता है। ये वहम है। कॉर्पोरेट कोई मेरिटोरियस नहीं होता है। वो भी वही आदमियों को डील कर रहा है जो बाकी सरकारी क्षेत्रों के अंदर आदमी, कि बाहर से ऊपर से टपक के आदमी नहीं आते। वो भी उसी सिस्टम से तैयार हुए होते हैं, वो भी उसी एजुकेशन व्यवस्था से गए हुए लोग होते हैं। सो हाउ आर दे डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ द पीपल? ये जो आभासी दुनिया आप लोगों के लिए तैयार की गई है कि कॉर्पोरेट मेरिटोरियस होता है और सरकारी इमेरिटोरियस होता है, ये बेवकूफी है। So let us not get into this argument and let us check it, यानी उसको हर एक चीजों के हर एक जिसको हम कहते हैं पैरामीटर्स पे चेक होना चाहिए। आप बताइए कॉर्पोरेट घराने के अंदर में जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो कैसे होती है? कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके अपॉइंटमेंट के? देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अपॉइंटमेंट इन कॉर्पोरेट हाउसेस। जाति का मिलेगा तो बढ़िया है, सोने की दुकान में अपनी अपनी जात का आदमी बिठा के रखा हुआ है। द मार्केट इज वन ऑफ द मोस्ट कास्टिस्ट मार्केट इन इंडिया। आपने थोरात और वो बारबरा हैरिस व्हाइट का स्टडी पढ़ना चाहिए। ब्लॉक्ड बाय कास्ट इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल स्टडी। तो बताता है कि ये मार्केट जो है ये कास्टिस्ट है इस देश के अंदर में, और उन्होंने सिर्फ कास्ट प्रोपेगेट किया है और कुछ नहीं। और मेल डोमिनेंस, लेट मी टेल यू। सो इस तरीके का हमारा मार्केट व्यवस्था है, और इस मार्केट व्यवस्था के अंदर में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरिट के आधार पर ये जो बात करना चाह रहे हैं कि एंट्री दी जाएगी टीचरों को, तो वन हैज टू बी वेरी क्लियर, भाई कैसा दोगे? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रिजर्वेशन का प्रोविजन है, लागू होगा या नहीं होगा इसका कोई बात नहीं करता ये डॉक्यूमेंट। देयर इज नो मेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. There is no mention of reservation or affirmative action policy in this document. वो बजटरी वाला बात करता है, ऐसा जिसको हम लोग कहते हैं एक मृग जल दिखाने का जो बात है। आजकल तो हम लोग बड़े जुमलों की दुनिया में रहते हैं और जुमलों के माध्यम से हम लोग सारी पॉलिसीज को समझने का कोशिश करते हैं। कुछ उसी प्रकार के जुमले जो हैं वो सोशल जस्टिस वाले सेक्शन के अंदर में, इस डॉक्यूमेंट के अंदर में दिया हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहो बिल्कुल पढ़िए और फिर मुझे बताइए कि अगर वो जुमले नहीं है तो और क्या। सो गिवन दिस, हाउ आर यू गोइंग टू इंप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज? और ये रखवाली जो है ये हमको करनी पड़ने वाली है, क्योंकि पॉलिसी तो इंप्लीमेंट होगी। उन्होंने टारगेट सेट किया हुआ है
2035, और इस 2035 के अंदर में हमको एनरोलमेंट रेशो इतना लेके जाना, ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो है पूरी बदलनी है। जो आज की जो व्यवस्था है एजुकेशन की, वो पूरी तरीके से चेंज कर देनी है 2035 तक के। सो दिस चैलेंज इज नाउ अप टू अस। नाउ लेट अस नाउ टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। दो चीजें हम लोग आमतौर पर बात करते समय क्रिटिकल क्या है और क्रिटिसिज्म क्या है, इसमें घपला कर देते हैं। क्रिटिसाइज करना यानी किसी एक नीति का विरोध करना, किसी बात का विरोध करना, ये एक बात है। क्रिटिकल होने का मतलब यह है कि हम उसको एनालाइज कर रहे हैं और ये देखने का कोशिश कर रहे हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। राइट? तो क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी समझने के लिए। दैट इज वेयर आई एम लेइंग डाउन सम पॉइंट्स जो हमारे लिए क्रिटिसिज्म के लिए हमारे लिए उपयोगी होना चाहिए आगे चल के। सबसे पहला, जैसा कि मैंने कहा, एफिलिएशन सिस्टम से इस देश में कम से कम एक चीज हुई, और वो ये है कि कम से कम एजुकेशन गांव तक के पहुंची। अगर आप उसके क्लस्टर बनाने जाओगे, आप गांव से फिर एजुकेशन निकालोगे, उसको तालुका प्लेस में लाओगे या डिस्ट्रिक्ट प्लेस में लाओगे, जहां पे विद्यार्थी नहीं आ पाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहां पे हमको इस नीति को क्रिटिसाइज करना है। क्रिटिकल नहीं होना, क्रिटिसाइज करना है। नहीं चाहिए ये नीति हमको, इसका विरोध करने का जरूरत है। दूसरा, अगर आप देखोगे तो पॉलिसी के अंदर में सारा अच्छा बात करता है, बड़ा गुडी गुडी बात करता है, और फिर बाद में धीरे से एक लाइन लेके आता है और कहता है कि जो फिलैंथ्रोपिक हाउसेस होंगे उनको एजुकेशन सेक्टर के अंदर में आने के लिए एनकरेज किया जाएगा। नाउ व्हाट आर द फिलैंथ्रोपिक हाउसेस? आजकल रिलायंस ये फिलैंथ्रोपिक हाउस है भाई, अडानी अंबानी ये फिलैंथ्रोपिक हाउस है, सीएसआर ये फिलैंथ्रोपी हो गई है। अब कॉर्पोरेट के माध्यम, अब भाई 5,000 बच्चों का मल्टी फैकल्टी इंस्टीट्यूशन तैयार करना आपके लिए नहीं है पॉसिबल, आपके और मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है। कल तक के खड़ी हो सकती थी 100 बच्चों के लिए एक स्कूल, 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा में, लेकिन मल्टी फैकल्टी इंस्टीट्यूशन तैयार करने के लिए आपको करोड़ों की बिल्डिंगें चाहिए। इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली हम लोग कॉर्पोरेट हाउसेस के फेवरेबल पॉलिसीज तैयार कर रहे हैं। हम सीधा तौर पे नहीं बात कर रहे हैं कि हम लोग कॉर्पोरेट हाउसेस को लाएंगे और कॉर्पोरेट्स के लिए ये एजुकेशन सेक्टर को ओपन करेंगे, ना, इनडायरेक्टली आप वो काम कर दीजिए जिससे आप कर ही नहीं पाएंगे, फिर आप अपने आप कॉर्पोरेट हाउसेस उसके अंदर में आ जाएंगे। राइट? एंड देयरफॉर दिस होल आइडिया ऑफ फिलैंथ्रोपिक एजुकेशन टू कम इन, let the corporates come in, let them build up educational institution and let them have monopoly over it. मोनोपोली का बात है भैया, रिबॉक का मोनोपोली, सब्सिडियरी उसके जितने भी ब्रांड्स निकलते हैं उस पर मोनोपोली। राइट? दैट इज हाउ इट इज, मोनोपोली एजुकेशन। राइट? कॉर्पोरेट रन मोनोपोली एजुकेशन। और ये सब जो है ये बड़ा अभी अजीब लग रहा है, लेकिन जब व्यवस्था जब जाएगी तो आपको भी बाय एंड लार्ज वेस्ट के अंदर में जो हुआ वही आपको यहां पर भी नजर आएगा। वेस्ट के अंदर में क्या हुआ? वेस्ट के अंदर में बाय एंड लार्ज हाई स्कूल तक के एजुकेशन लेके आउट, देयर आर वेरी लेस पीपल हु आर इनटू हायर एजुकेशन एंड इनटू यूनिवर्सिटी एजुकेशन, एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज वेरी कॉस्टली इन वेस्ट। राइट? यूके में भी और यूएस में भी बहुत कॉस्टली है। राइट? इतना आसान नहीं। सो yeah, so it is like privileging the corporate market to come into the education policy, to come into the education sector. अच्छा, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हो रहा है, ये तो हो रहा है, ये हो रहा है, ये अभी भी हो रहा है। और आज अगर आप सेंट्रल बोर्ड की स्कूलों को देखोगे, बाय एंड लार्ज ये जो बहुत सारा जो डॉक्यूमेंट है वो सेंट्रल बोर्ड को नियर अबाउट कॉपी करता है या उनके पॉलिसीज को कॉपी करता है। सेंट्रल बोर्ड की स्कूलें हैं, ये फलाने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की स्कूलें हैं, वो फलाना रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की स्कूलें हैं। एंट्री मारते बरोबर ही आपके सामने कुछ तो भी कभी कोई यानी भगवान के बगैर एंट्री तो होती ही नहीं है।
right? So that is where we are, right? When you are, जब आप एजुकेशन सेक्टर को पूरी तरीके से प्राइवेटाइज करने के मार्ग में रहोगे, जिसको हम लोग रिफॉर्म कहते हैं, राइट? अगर इस प्रकार का अगर रिफॉर्म होगा तो उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर में आपको क्या मिलने वाला है, इसका आप अंदाजा सिर्फ ले सकते हैं। तो आपके प्रेयर से लेके शुरू हो जाती है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमको मालूम है, राइट? प्रेयर से लेके आपके एजुकेशनल कंटेंट से लेकर उसके अंदर में क्या चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं नहीं होते उससे लेकर ये सब चीजें, कहते हैं संस्कृत जो है स्कूलों में कंपल्सरीली जो है अवेलेबल की जाएगी अलॉन्ग विथ अदर लैंग्वेजेस। अब आप जानते हैं जब आप संस्कृत पढ़ने जाएंगे ना तो संस्कृत की शुरुआत ही फलाने ये श्लोक से फलाने वो श्लोक से, जो कि बेसिकली स्तुतियां हैं भगवानों की, या फिर समाज व्यवस्था के अंदर में आपको कैसे रहना इसके मामले का संभाषण है। सो व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन विल कम इनटू इट? ये इतना सब लोफ्टी लोफ्टी बहुत जादुई जो चीजें हैं वो बता रहे हो, बहुत बढ़िया है, यानी लिबरल एजुकेशन, सो एंड सो एजुकेशन, क्रिटिकल एजुकेशन वगैरह वगैरह सब बात, यानी कभी कभी आश्चर्य लगता है जिसका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड इतना खराब है वो इस तरीके का लिबरल एजुकेशन का बात कैसे क्या कर रहा है। बट देन दैट इज व्हाट इज गोइंग टू कम। सो एक लाइन है जिससे कि संस्कृत जो है आपको कंपल्सरीली पढ़ाया जाएगा 6वीं और 7वीं के अंदर में, 2 साल कंपल्सरी आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा। आप पाली भी पढ़ सकेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन संस्कृत कंपल्सरी। एवरी स्कूल विल ऑफर संस्कृत, और वो आपके कुछ और सब्जेक्ट, वो दे विल नॉट ऑफर पाली। व्हाई शुड भवन्स ऑफर पाली? क्यों ऑफर करेगा भाई? वो नहीं ऑफर करेगा पाली, वो कहेगा मेरे पास टीचर नहीं पढ़ाने के लिए, मैं पाली नहीं ऑफर कर रहा। आपको लेना है एडमिशन तो लो, नहीं वरना जाओ, राइट? एंड देन दिस होल कम्युनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं बैकडोर से। जर्मनी ने ये जो डिक्टेटर था ना जर्मनी का, ये बेवकूफ था, ऐसा समझ लो। शायद अगर वो आरएसएस से सीखता तो बहुत ही डिटेल्ड पॉलिसी कुछ इस तरीके से निकालता जिसका कि ऑब्जेक्शन रेज करना इतना आसान नहीं होता। He straight away went for a racial policy in education system. लेकिन यहां पे वो स्ट्रेट अवे नहीं जाते हैं, वो बैकडोर से आते हैं, वो छुपके आते हैं, और फिर वो मोनोपोलाइज करना शुरू करते हैं। आपके करिकुलम को मोनोपोलाइज करते हैं, आपके पेडागोजीज को मोनोपोलाइज करते हैं। ये होना शुरू होता है और फिर आपके पास में ऑप्शन नहीं होता है, और इसीलिए आपको पहरेदार के रूप में खड़ा होना जरूरी हो जाएगा। ना व्हाट इज क्रिटिकल? ये तो क्रिटिसाइज करने वाला मैटर है। अब क्रिटिकल वाला क्या है? एक बात समझिए, वी आर एंटरिंग इनटू एन एंडलेस इरा ऑफ रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब ये है प्राइवेटाइजेशन। आप उसका कोई भी गलत मतलब मत लीजिएगा। रिफॉर्म्स का मतलब आपकी जिंदगी दुरुस्त हो रही है, इससे उसका कोई वास्ता नहीं है। रिफॉर्म्स का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है? रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, पानी का प्राइवेटाइजेशन, राइट? एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन। मैं आपको बता दिया, यूनिवर्सिटीज, आधी यूनिवर्सिटीज प्राइवेट हो गई है, और 77% जो कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट मैनेजमेंट के अंदर में, राइट? सो कहने का मतलब है कि अगर आप प्राइवेटाइजेशन के अंदर में अगर जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखने का जरूरत होगा कि हाउ आर यू गोइंग टू फेस दिस? इज अ बिग क्वेश्चन, लेट मी टेल यू। सत्ता आपकी नहीं है, आप सत्ता हासिल नहीं कर पाए हैं, इतने साल बीत गए हैं, राष्ट्रीय सत्ता अब भी हमारे हाथ में नहीं है। स्टेट्स में भी इक्का दुक्का स्टेट्स, बाकी स्टेट्स में कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते आए हुए हैं, जब तक के प्रेशर लगा। हाउ आर यू गोइंग टू मूव बियॉन्ड दिस? आप ये पॉलिसीज को चेक कैसे करेंगे? ऑब्वियसली हमारे पास में प्रेशर बिल्ड करने के अलावा दूसरा ऑप्शन तो है नहीं।
एट द फर्स्ट प्लेस अगर हम लोग स्टेट के थ्रू अगर रिफॉर्म्स चाहते हैं या स्टेट के थ्रू अगर पॉलिसी चाहते हैं, अमेंडमेंट्स चाहते हैं, तो ऑब्वियस है कि हमें ये ऑर्गेनाइजेशन को इतने तेजी से स्ट्रांग करना पड़ेगा कि ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के पहले आप प्रेशर कुछ बना पाए. वी नीड द स्प्रेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, और वो भी बहुत एग्रेसिव तरीके से. ऐसा लेड बैक, हाँ ठीक है भाई जाएंगे करेंगे ऐसा होगा वैसा होगा टाइप से नहीं चलेगा. आपका जो कंपटीटर है, जो आपको डोमिनेट करना चाहता है, जो इस पूरी व्यवस्था के अंदर में कब्जा रखना चाहता है, वो बहुत एग्रेसिवली मूव कर रहा है, बहुत एग्रेसिवली. 3 महीने लॉकडाउन के और 3 से 4 लॉज लाके खड़े कर दिए. आप देखते जाइए. दे आर वेरी एग्रेसिव in terms of what they want to make this country into. अब ये हमारी राजनीति क्या है, ये हमको डिसाइड करने का जरूरत है. उनकी राजनीति तय है. आप उनसे गुहार मांगने अगर जा रहे हो तो बकरी ने शेर से कहना कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझे मत खाओ. जो टॉर्मेंटर है वो आपका केयर नहीं करेगा unless and until you also have that equal bargaining power. और ये equal bargaining power तब तक के नहीं आएगी जब तक कि आपके हाथ में strength नहीं होगी. So that strength is required. वो जो एक्सपेंस है ऑर्गेनाइजेशन का अक्रॉस कम्युनिटीज बहुत जरूरत है. लेट मी टेल यू, सबसे बड़ी सफरर कम्युनिटीज अगर इसमें कोई होगी तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसीज होने वाली है. दे आर एट द रिसीविंग एंड. ये एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ एजुकेशन नहीं बदलने वाली है, पूरा का पूरा लेबर मार्केट बदलने वाली है, पूरा का पूरा लेबर मार्केट. एंड इफ यू डू नॉट स्टैंड, you have to be on your own then. फिर आप देख लीजिए टाइप्स. That's how it is. तो आप देखिए इस्टेब्लिशमेंट जो है इतने दम्भ के साथ में कहता है ठीक है आपको नौकरी नहीं है, पकोड़े बनाओ. इतने दम्भ के साथ में कहता है. जो इतने दम्भ के साथ में कहता है उसकी मानसिकता के पीछे झांकने का कोशिश करिए. He doesn't care about you. Right? So that is where this whole education policy is. So you have to be there on the vigil and constant vigil. एकदम आपको बिल्कुल vigil में रहना. Sorry, it is done. Just one point and I am over. This I have been speaking throughout. आजकल मैं ये बात कर रहा हूं. पहला है कि आप स्टेट के ऊपर में प्रेशर बिल्ड करिए. दूसरा है कि आप अपनी कैपेसिटीज बिल्ड करिए एज ए कम्युनिटी. सो व्हाट कैन यू एज ए कम्युनिटी बिल्ड इज ए बिग क्वेश्चन. अगर प्राइवेट का जमाना है, अगर सारी प्रॉपर्टी अगर प्राइवेट है, अगर सारे रिसोर्सेस अगर प्राइवेट के अंदर में कन्वर्ट होने वाले हैं, तो आपकी प्राइवेट कम्युनिटी के पास में क्या रिसोर्सेस होंगे, क्या प्रॉपर्टी होगी, ये आपको अभी से सोचना पड़ेगा. जैसे कि ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन आपने तैयार की, इज योर प्रॉपर्टी. इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस व्हेन यू बिल्ड दिस. उसी तरीके से आप अपने समाज के बेहतरी के लिए लार्जेस्ट लेवल पर क्या सोच सकते हैं. व्हाट काइंड ऑफ ए फंड कैन यू क्रिएट, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन यू क्रिएट, चाहे वो प्राइवेट हो, मैनेजमेंट हो, या फिर सरकार को फोर्स करके क्या इंस्टीट्यूशन तैयार करना चाहते हैं. सो आई गेस ये जो सेकंड वाला पोर्शन है वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम प्रेशराइजिंग द स्टेट, इट इज वेरी नेसेसरी कि कम्युनिटी अपने लेवल पर एफर्ट्स ले और ये व्यवस्था को भी बिल्ड करने का काम करे. मैं आपका बहुत समय ले लिया हूं, लेकिन मुझे इतना तो कहना ही था, इसीलिए मैं इतना कहकर मैं आप लोगों से विदा लेता हूं. धन्यवाद.